गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला DCY रामगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7वीं की पुस्तक के अंतर्गत जो वर्णित है फिर उठती है माटी की लौ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक का नाम प्रयाग शुक्ल है। हम लोग इस वीडियो में यह जाने थे पहले पार्ट 1 में कि किस प्रकार से मिट्टी की विशेषता घरों में बसी हुई है। प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक आज करते समय तक भी मिट्टी के बर्तनों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि हर घर की यह विशेषता रही है कि हर घर में मिट्टी का कोई ना कोई बर्तन पाया जाता है, चाहे वह मिट्टी के दिए हो, मिट्टी के गमले हो, मिट्टी से बने हुए खिलौने हो, कुछ भी, लेकिन अभी भी वो पाए जाते हैं और हर घर में होता है। लेकिन फिर भी इतना कह देने से ये नहीं इससे तय होता है कि कुम्भकारों की स्थिति पहले से सुधर गई है, और यही वजह है कि उनकी पीढ़ियां, उनके आने वाले जनरेशन उस व्यवसाय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। कुंभकारों की स्थिति के बारे में वर्णन हम लोगों ने किया था पिछले बार में। अब आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंतर्गत हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। माटी से बर्तन, मूर्तियां और सज्जात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती रही हैं, माटी के खिलौनों की भी एक बड़ी दुनिया रही है और है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हमारे साहित्य और आख्यानों में तो होता रहा है। इसे गांव में धूल से सने बच्चे सचमुच खींचकर खुश होते रहे हैं। दिवाली आ रही है, बिजली के लट्टुओं और मोमबत्तियों की जगह के बीच अभी भी संभवतः माटी के दिए ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। चाहे धनी हो या निर्धन, माटी का दिया वह हर घर में रखना चाहता है। पता नहीं ये दिए कितने लाख या करोड़ हर साल बनते होंगे। मिट्टी के दिए की बात हो रही है और दीपावली का जिक्र ना हो तो भी गलत होगा, बेईमानी हो जाएगी। तो यहाँ पर दीपावली की बात करें तो उस समय चाहे गरीब घर हो या अमीर घर हो, अच्छे घर हो या बुरे घर हो, मिट्टी के दिए की प्रधानता रहती है। चाहे कितना भी हम लोग लाइट बत्ती से घरों को सजा दें, लेकिन मिट्टी के दिए के रोशनी के बिना हमारी दिवाली अधूरी रहती है। तो इस कारण लाखों करोड़ों दिए बनते भी हैं। आधुनिक काल में अब कुछ नई चीजें भी माटी से बनने लगी हैं या बनवाई जाने लगी हैं। इसे भी शुभ लक्षण ही माने, क्योंकि अगर ये किसी लहर के तहत भी बनवाई जा रही हो तो भी क्या हर्ज है। पिछले वर्ष एक परिवार ने हमारे घर दिवाली पर माटी की एक थाली में माटी के लक्ष्मी, गणेश और कुछ दिए समेत खील बताशे भेजे थे। दीपावली में एक दूसरे के घर पकवान वगैरह देने की, खील बताशे देने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। तो लेखक के यहाँ भी उनके रिश्तेदार ने जब वो खील बताशे पहुँचाने की बात करी तो उसमें उन्होंने मिट्टी के थाली और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश बने हुए मूर्ति और उसमें खील बताशे भर करके भेंट दिया, जो कि काफ़ी आकर्षक था। माटी की यह थाली, उस पर लक्ष्मी, गणेश और कुछ दिए अपने आप में एक कलाकृति की तरह लग रहे थे। यह हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं। ऐसे ही और भी कितनी ही चीज़ें पर्व त्योहारों और दिवाली पर बनने लगी हैं। इस बीच दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में उन कलाकारों की खोज खबर भी काफ़ी ली गई है जो माटी के अप्रतिम काम करते रहे हैं। इनके बनाए अद्भुत चित्रों, भित्ति चित्रों और मूर्ति शिल्पों की एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आई है। यह दुनिया अपने रंग रूप में ही नहीं बढ़ी है, उस अद्भुत सौंदर्य बोध में भी बढ़ी है जिसे हमारे लोकमानस ने सदियों में अर्जित किया है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी की भित्तियों में बने मिट्टी के घर जो बने होते थे उसमें काफ़ी सुंदर चित्रकारी की जाती थी और अभी भी उसके प्रमाण मिलते हैं मंदिरों में। तो उनकी एक अलग अद्भुत दुनिया ही होती है। माटी की मूर्तियां बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारतीय महोत्सवों में विदेश भी हो आए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी से कलाकारी करने वाले विदेशों तक का सफ़र कर आए हैं और वहाँ भी उनके कार्यों की सराहना की गई है और अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। पर यह तो संयोग मात्र था। वे अपनी कला का सृजन किसी प्रलोभन से नहीं करते रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि वे स्वयं उससे कला भी नहीं मानते रहे हैं, अपने जीवन का ही एक अभिन्न अंग मानते रहे हैं। संग्रहालयों और एम्पोरियमों में पहुंचकर, संग्रहालय म्यूजियम को कहा जाता है जहां पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, यूनिक चीज़ों को, और एम्पोरियम भी उन्हें कहा जाता है। तो वहाँ भले थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हों, पर मूल रूप से तो उनमें माटी ही बसी है। उड़ीसा में बनने वाली खपरेलों में चिड़ियों की आकृतियां देखकर शहरी दर्शक भले ही चकित और विस्मित होते हों, पर जहां वे बनती है वहां बनाने की शुरुआत बड़ी सहजता से हुई थी। दूसरी जगह से आने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी वो आकर्षक और यूनिक होता है, पर जहां के लोग बनाते हैं उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं।
सहजता से हुई थी। माटी की चीज़ों की यह एक विशेषता है कि वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, पर माटी की वे चीज़ें जो अच्छी तरह से पका ली गई हों वे तो सैकड़ों साल भी चल जाती है। यदि मिट्टी कच्ची हो तो फिर वो तुरंत गलने लगता है, खराब होने लगता है, लेकिन अगर मिट्टी के बर्तनों को अच्छे से पका दिया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती हैं। सौंफ की खुदाई में माटी की जो नन्ही नन्ही मूर्तियाँ और सज्जात्मक चीज़ें मिली थीं वे मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं और देशी विदेशी दर्शकों को मुग्ध करती रहती हैं। माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज़्यादा बढ़ा है और कुछ चीज़ें तो विदेश भी जाने लगी हैं। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं जो माटी की वस्तुओं को प्रमुखता देते हैं। सूरज कुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास लगता है। दूसरा उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिक मेला है। पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही है। चाहे ये तो कुछ मेलों की बात हो गई, सूरज कुंड का मेला, उदयपुर का मेला, लेकिन मेले की कोई भी मेले की बात की जाए तो मिट्टी की वस्तुएं उसमें बिकती ही बिकती हैं। कोई ऐसा मेला ना होगा जहाँ माटी से बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियाँ बिक्री के लिए ना आती रही हों। तो आज हम लोग इतना वीडियो के लंबा होने का इंतज़ार नहीं करते हैं। एक वीडियो और बनेगा पार्ट 3, उसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।